नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले घोषणा करी थी कि हम 5G लॉन्च हो गया है, अब बिजली की तरह चला करेगा नेटवर्क, इंटरनेट आप इतनी बढ़िया चलाएँगे। मैं अपने मित्र के पास आया था एक सोसाइटी में। उनके फ्लैट में बैठा हुआ था, मुझे शो करना था, अभय जी के संग बातचीत करनी थी। कभी लैपटॉप लेके लेफ्ट जाऊँ, कभी राइट जाऊँ, कभी ऊपर जाऊँ, नीचे जाऊँ। अंततः मुझे स्विमिंग पूल के किनारे आगे बैठकर तब मुझे बातचीत करनी पड़ी। ये है हकीकत। कैशलेस पेमेंट करिए, मत कैश करिए। नेटवर्क ही नहीं चलता तो कैशलेस कहाँ से करूँगा? और ये बात है गुड़गाँव की। मतलब देश के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए जिस राज्य की। कल रात ही लौटा था कश्मीर से, तो आज सुबह मैं गुड़गाँव में आया था। मैंने सोचा कुछ लोगों से चल के बात करूँ। ये हालात हैं। अभय जी से आज हमने कोई मोदी जी, कोई योगी जी, कोई गडकरी जी पे बात नहीं करी। आज हमने आपके और जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पे बात करी। मेरे ख़्याल से जब से मैं अभय जी के संग शो कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया होगा। पहली बार ऐसा मुद्दा हुआ जिसमें मैंने पॉलिटिकल बात करने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरे और आपके जीवन पे असर डाल रहा है, और सरकारें मौन है, खामोश हैं। क्या दर्द है मेरा और आपका सुनना चाहिए। नशे का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। मैंने देखा उत्तर प्रदेश में एक आदमी आया खांसी का, कि पता नहीं कौन सी कंपनी का सिरप था, 10 रुपए का सिरप लिया, खोला, पूरा पी गया। मेरे सामने की मैं हैरान है, ये क्या किया? बोले नशे के लिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नशीली दवाओं का कारोबार करोड़ों करोड़ों में फैल गया है। हर जिले के सीएमओ को, दवा चेक करने वालों को लाख रुपए महीना रिश्वत दे दी जाती है। मुझे ये बात इसलिए याद है कि मैं कश्मीर में गया, वहां के लोगों को डर था कि ड्रग्स बढ़ गया है। तो अब स्मैक और हेरोइन और बाकी ये नहीं, नशीली दवाएं भी चल रही हैं। जो दवाएं पूरी दुनिया में प्रतिबंधित कर दी गई, वो भारत में बिक रही हैं। मैं और आप खा रहे हैं। देश जा कहाँ रहा है? बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पे अभय जी से बात की, और मैं कह सकता हूँ ये बिल्कुल लीक से हट के बात है। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप बताएं ये बातचीत कैसी लगी। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आपको याद होगा 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि अब देश के बड़े-बड़े जो शहर हैं उस पे 5G आ रहा है, और हम लोग जल्दी से 5G से भी और क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, नेटवर्क बहुत बढ़िया होगा। आपके संग एक शो करना होता है, मैं सुबह 5 जगह बैठ चुका कि किस जगह हम्म। बैठ जाऊँ तो नेटवर्क ठीक आ जाए। एक फ्रेंड की सोसाइटी में, फ्रेंड की जहाँ रहता है मेरे, उसके घर आया हुआ था। सोसाइटी में 4 जगह बैठ के लैपटॉप ले लेके घूमता रहा कि नेटवर्क कहाँ अच्छा मिलेगा, तो अंततः यहाँ पे स्विमिंग पूल के किनारे एक जगह मिली जहाँ हम्म। नेटवर्क थोड़ा ठीक आ पा रहा, तो मैं शो कर पा रहा। ये भारत में नेटवर्क की ये हालत है। हम लोग कहते हैं हम क्रांति कर रहे हैं और सब फ़ोन पे हो जाना चाहिए, सब कैशलेस होना चाहिए, और नेटवर्क ऐसा है। वहीं से शुरुआत करता हूँ सर। आपने पूरी दुनिया घूमी है, पूरी दुनिया में आप इतने देशों में देखे हैं। जो भारत में ये मोबाइल का की जो हाल है कि यहाँ लैपटॉप ले लेके मोबाइल पे, एक ज़माने में याद होगा हम लोग देखते थे, चित्रहार आता था दूरदर्शन पे, हम्म। तो उसका एंटीना घुमाते रहते थे कि भाई किस जगह हम्म। पे जाके हमारा सिग्नल ठीक हो जाएगा। तो वही हाल कुछ-कुछ आ रहा है। कैप मँगा के लगानी पड़ी क्योंकि इतनी तेज़ हवाएँ हैं कि पीछे सब आप बात ही नहीं कर सकते। तो मैं जानना बिजली चाहता क्या हूँ कि बत्ती होगी आपकी? भारत में कब तक ये व्यवस्था ठीक होगी कि कम से कम फ़ोन-वोन तो हर जगह बैठो तो ठीक-ठाक आ जाए? क्या लगता है आपको? असल में है क्या संजय जी, आपने सवाल जो पूछा है वो काफी गंभीर सवाल है। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनके पैरोकार जितने छिछले तरीके से इन सब बातों पर दावेदारियां करते हैं, उनसे बात न केवल समझ में आती है बल्कि मन में एक अजीब तरह की चिढ़ पैदा हो जाती है कि जो दावेदारी कर रहे हैं और असलियत है उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। ये स्थिति होती है। असली बात क्या है कि हम लोगों को जो मॉडल मिलता है हर चीज का, वो यूरोप का मॉडल मिलता है, पश्चिम का मॉडल मिलता है, वेस्ट का मॉडल मिलता है। वो हैं बहुत ही छोटे छोटे देश जहां आबादी बहुत कम है, और वहां की समस्याएं, वहां की और सारी चीजें चूंकि वहीं पहली बार बनती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट में बनती हैं, वहां अमेरिका में भी वही लोग रहते हैं, तो वो वहां के लिए ही बनती हैं चीजें। हमारे पास जब चीज आती है तो हमें अपने हिसाब से उसको ट्वीक करना पड़ता है, हमें अपने हिसाब से उसको बनाना पड़ता है। वो सब अंग्रेजी में सारा काम होता है, या किसी और दूसरी फ्रेंच में, या दूसरी बड़ी यूरोपियन, डच में, जर्मन में, उनमें काम होता है, यूरोपियन लैंग्वेजेस में, इटालियन में काम होता है। बाकी सब हम लोगों को चीजें अपने तरीके से बनानी पड़ती हैं। और हिंदुस्तान में क्या है कि हिंदुस्तान, वहां सब चीजें तय भी हैं पहले से। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका है, वो स्थापित भूमिका है, और वो प्राइवेट सेक्टर अपनी उस भूमिका को पूरा करता है। इसी के साथ सरकारी क्षेत्र जो है उसकी क्या भूमिका है वो तय है। सर, उसमें कोई ज्यादा घपला नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जब विवाद होता है तो वो लोग
उन लोगों के पास ऐसे प्रोटोकॉल हैं, ऐसी आचार संहिता है जिनके जरिए वो उनको हल कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर दगा है, फरेब है, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी जालसाजी है। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता। जैसे वहां क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है। जो पूंजीपति हैं बड़े बड़े, वो सब तय है पहले से कि भाई अमेरिका में वो रिपब्लिकन पार्टी की सपोर्टर हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सपोर्टर हैं, और वो खुल के उनको चंदा देते हैं। वहां कोई चक्कर नहीं है। तो वहां पे ये नहीं हो सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए तो रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट कारपोरेट्स हैं, मतलब उनका 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 लाइसेंस ठेका कैंसिल करने लगे, या बाधाएं करने लगे, या उनके यहाँ रेट पड़वाई जाने लगे, या इनकम टैक्स के नोटिस दिए जाने लगे, या ईडी रोज पहुंच जाए उनके यहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेके। ये सब वहां ड्रामेबाजी नहीं चलती है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात तो ये है, जिसको हम सब लोग कहते हैं इकोनॉमी का 2A डिस्टॉर्शन। 2A ये किनका दिया हुआ है? 2A नाम ये अरविंद सुब्रमण्यम का दिया हुआ है, जो मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं लंबे अरसे तक। 2A डिस्टॉर्शन का मतलब हुआ अडानी अंबानी डिस्टॉर्शन। एक इसको मुहावरे के तौर पे देखिए, किसी जमाने में टाटा बिरला थे, ये आज अडानी अंबानी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दरअसल जिसको आप कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, जो गोदी पूंजीवाद है, ये पूरी स्थिति है। इसकी वजह से सारी चीज गड़बड़ है। अब जैसे कि आपने नेटवर्क की बात उठाई, अब हिंदुस्तान में जो प्राइवेट प्लेयर हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो भारती हो, कोई और जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उन प्राइवेट प्लेयर का रुतबा स्थापित करने के लिए क्या किया गया है, हम लोग इस कहानी को जानते हैं। ये कहानी मोटे मोटे हरूफों में, किताबों में छप चुकी है। किस तरीके से जो सरकारी संस्थाएं थी, जो महानगर टेलीफोन निगम था और दूसरी सरकारी संस्थाएं थी, उनको किस तरीके से बेदर्दी के साथ में मारा गया, उनको किल किया गया। अगर कहीं पे अच्छा सरकार का होटल चल रहा है तो उस होटल को अच्छा चलाने की बजाय उसको औने पौने दामों में बेच दिया गया। यहाँ पे ये जो हथकंडा होता है ना, उसकी वजह से बाजार में फेयर कंपटीशन नहीं है। भाई जब आप एक पूंजीपति को फायदा उठाने के लिए दूसरे पूंजीपतियों पर रेट पड़वाएंगे, क्या ताकि वो टेंडर ही न डाल पाए, वो प्रतियोगिता में नहीं उतर पाए। जब आप एक सर्विस प्रोवाइडर को फायदा पहुंचाने के लिए, नेटवर्क प्रोवाइडर को फायदा पहुंचाने के लिए अपने ही नेटवर्क प्रोवाइडर को भूखा रखेंगे ताकि वो मर जाए, मतलब धीरे धीरे करके कमजोर हो जाए और मर जाए, उनके कर्मचारियों की छटनी कर देंगे। अच्छा, जब आप ये सब करेंगे, इसका मतलब है कि बाजार के अंदर जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, वो फेयर नहीं है, वो ईमानदाराना प्रतियोगिता नहीं है। क्योंकि प्रतियोगिता ईमानदाराना नहीं है, इसलिए इसमें कंज्यूमर किंग नहीं है। हम और आप किंग नहीं, हमारी आपकी कोई नहीं पूछता। कंज्यूमर जहां किंग होता है, वहां पर नेटवर्क भी सही मिलता है, वहां पे सर्विस भी सही मिलती है, वहां पे बाजार में दाम भी ठीक होते हैं, सब कुछ ठीक होता है। वहां पे ये नहीं होता है कि आपने ठेका बदला, टैक्सी 3 गुनी महंगी हो गई, ये सब नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, और छोटी हद तक कांग्रेस के जमाने में भी ये होता था। मोदी जी ने उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। मैं मतलब दोनों पक्षों की बात कहूंगा, एक हद तक कांग्रेस के जमाने में भी होता था, लेकिन मोदी जी ने उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। क्योंकि मोदी के शासनकाल में आंख का लिहाज नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में एक बात थी, ये नहीं कह रहा हूं सब बातें ठीक थी और हिंदुस्तान स्वर्ग बना हुआ था। हम लोग तो स्वर्गवासी कभी भी नहीं हुए आज तक, मुझे अगर मजाक में कहें तो वो कांग्रेस के शासनकाल में आंख का लिहाज था। वो लोग कोशिश करते थे कि कोई ऐसी भदभद ना हो। मोदी जी को इस बात की कोई परवाह नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो खुल के कर रहे हैं। वो भाई भारत का प्रधानमंत्री एक बड़े पूंजीपति के प्लेन में सफर करे और उसकी तस्वीर भी प्रकाशित हो, उसके प्रधानमंत्री के दल के साथ वो विदेश भी जाए और वहां उसको तरह तरह की सुविधाएं भी मिले और दूसरी ठेके भी दिलवाए जाएं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट करवाए जाएं, समझौते करवाए जाएं। ये तमाम जो होता है ना, ये चीजें कुल मिलाकर जो प्रतियोगिता है, बाजार में कंपटीशन का माहौल बिगाड़ देती हैं। इससे क्या होता है कि जो दूसरे पूंजीपति हैं वो चौंकते हैं, वो सोचते हैं कि हमें सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, अगर हम आगे बढ़े तो सरकार हमारे रास्ते में अड़ंगे लगाएगी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट रोक लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जैसी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होता है, वैसी उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सरकार का ज्यादा इन्वेस्टमेंट से काम चलता नहीं है, तो सरकार तो कंज्यूमर प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। सरकार करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। इन समस्याओं का कुल जो बुरा असर होता है
वो नागरिकों के ऊपर होता है। हम लोगों को वे सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती जो सुविधाएं मिली। अच्छा, हमने अपने घर में वाईफाई लगवाया, वाईफाई लग गया। पहले तो सब फाइबर की लाइन नहीं थी, खुदाई हुई, फाइबर की लाइन भी पड़ गई, उसके हमने पैसे भी दे दिए, फाइबर की लाइन का राउटर लग गया, वाईफाई लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद वाईफाई छोटा, भाई 3 कमरों का घर है, 3 कमरों के हर घर में वाईफाई लगा हुआ है, हम तगड़े उसका बिल भी देते हैं हर महीने। तो सब जगह नेटवर्क पहुंचना चाहिए कमरों में। अब पता चला कमरों में नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है। अब हमें पता चला कि जो कंपनी है वो एक तरह के बूस्टर और बेच रही है। अब हमने जगह जगह बूस्टर लगवा दिए हैं। अब आप बिजली का देखिए, हम उत्तर प्रदेश में टेक्निकली रहते हैं, आप तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं। एक जमाने में जब योगी जी की सरकार आई थी तो बड़ी बातें होती थी, भाई बिजली हम बिल्कुल दे रहे हैं ठीक से। मतलब आप देखिए लोकसभा चुनाव के कुछ पहले से बिजली की कितनी बुरी स्थिति है। और बिजली मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? जहां तक मैं याद करता हूं वही सज्जन है, इनको गृह मंत्री बनाने के लिए भेजा गया था। आपका वो हो गया, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजा गया था। वो बिजली का वितरण नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो कुल मिलाकर नागरिक प्रधान, उपभोक्ता प्रधान समाज और उपभोक्ता प्रधान अर्थनीति बनाने से रोकती है। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। बड़ा टेक्निकली आप देखिए कि नई सड़क बन गई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, फिर पता चला कि इस इलाके में अब टेलीफोन की लाइन पड़नी है, फाइबर, फिर वो सड़क खुद जाएगी, फिर बन जाएगी कि अरे साहब वो पानी की लाइन रह गई थी, फिर पानी की लाइन, मतलब एक सड़क को 3 बार खोदेंगे, कोई प्लानिंग नहीं है। और ये देश के लगभग हर राज्य में, हर जिले में ये हालत है कि कोई भी मेरे बचपन से हो रहा है। मेरी उम्र तो आपसे ज्यादा है संजय जी, मेरे बचपन से हो रहा है ये, और ये कभी बंद नहीं होगा। अभी आप बंबई घूम के आ रहे हैं, बंबई में सड़कों की हालत क्या है? मेरा बेटा बंबई में रहता है, हम लोग भी बंबई जाते हैं उसके पास रहने के लिए। सड़कों की बंबई में हालत क्या है? और बंबई जो बृहन मुंबई नगर महापालिका है वो दुनिया की सबसे अमीर नगर पालिका है, भारत की सबसे अमीर नगर पालिका महानगर पालिका है ही। सब लोग, बंबई का बच्चा भी कहता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है। सड़क बनती इसलिए है कि टूटने के लिए, ताकि उसको दोबारा बनाया जा सके, रिपेयर किया जा सके। और ये लगातार ड्रामा चलता, और सब लोग जानते हैं कि ये हो रहा है। खास बात ये है, दिस इज नॉट ए सीक्रेट, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ये हो रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है। और मोदी जी लगातार भ्रष्टाचार, जीरो करप्शन सोसाइटी बनाने में तुले हुए। अब बताइए, जीरो करप्शन सोसाइटी तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी नहीं थी। तो इस प्रकार की झूठी ढींगे मारते हैं, लगातार झूठ बोलते रहते हैं, निरंतर झूठ बोलते रहते हैं। अब देखिए अक्सर अखबारों में आजकल आंकड़े आ रहे हैं कि बेरोजगारी की दर घट गई है, महंगाई की दर भी घट गई है, ये अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं। तो अब क्या भारत की जनता क्या करे? महंगाई, हमारी आपकी आमदनी जो है तो हम लोग महंगाई प्रूफ है। जो लोग 2-3 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं वो लोग महंगाई प्रूफ है। महंगाई का, खाने पीने की चीजों की महंगाई का उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति 10,000 से 50,000 रुपए के बीच में कमा रहा है, उसके लिए तो महंगाई बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आपका आदमी जाएगा बाजार, तो होटल में खाना खाने जाएगा, टिप दे के आएगा। वो लोग तो केवल रोड साइड ईटरीज जो हैं, जो खोमचे लगे हुए हैं, उनके अलावा और कहीं नहीं खाना खाता है। वो तो एक अगर वो 10 रुपए में एक चीज आज मिल रही हो, कल वो 11 रुपए मांग रहा है, तो इस बात पे वो झगड़ा करेगा उससे। तो सही बात है। देश की हालत देखिए संजय जी, देश की हालत इस समय बहुत खराब है। और हम लोग, मैं अपने आप को भी दोषी इसका मानता हूं, हम लोग भी उस हालत को जितनी कुशलता से और जितने तीखेपन से लोगों के सामने रखना चाहिए, हम लोग नेताओं के बारे में, सरकारों के बारे में, चीजों के बारे में ज्यादा चर्चा करते रहते हैं, उसको नहीं रखते उसके सामने। आज आपने जो विषय उठाया है, रोजमर्रा की राजनीति पे हम लोग रोज बात करते हैं, ये विषय उठाया बहुत ही अच्छा है। हम लोग तय करेंगे हफ्ते में एक बार हम लोग इन्हीं प्रश्नों के ऊपर बातचीत करें। हाँ, ठीक बात है। क्राइम किस तरह का बढ़ रहा है? एक नए तरह का सेक्स क्राइम बहुत बढ़ गया है। सेक्स क्राइम क्यों बढ़ा है, इसके ऊपर सोचिए। मैं इसके ऊपर एक आपको स्ट्रीट थ्योरी बताता हूँ। स्ट्रीट थ्योरी यानी आम लोग, आम पब्लिक जो सोचती है भाई सेक्स क्राइम क्यों बढ़ा है, बलात्कार क्यों बढ़े हैं। जब जियो आया तो नेट फ्री कर दिया उन्होंने सबके लिए। जैसी नेट फ्री हुआ, मोबाइल के ऊपर पोर्नोग्राफी देखने वालों की भीड़ लग गई। बच्चे से लेकर जवान तक सब लोग मोबाइल के ऊपर पोर्नोग्राफी। पहले मोबाइल पे पोर्नोग्राफी देखने के लिए कोई नौजवान होता था, वो जाता था तो वो दुकान होती थी जहां पे कंप्यूटर लगे रहते थे, साइबर शॉप होती थी, हाँ,
वहां जाके हाँ कुछ पैसे देता था, वहां छुप के थोड़ा बहुत पोर्नोग्राफी वगैरह देखता था। अब तो बाहर निकले घर पे पुलिया पे बैठ के पोर्नोग्राफी देखी जा रही है। और बिल्कुल पोर्नोग्राफी देखना एक सामूहिक मीटिंग सी होती है, उसमें मीटिंग में पोर्नोग्राफी देखी जा रही है। जब बचपन से ही यानी जब आपके हार्मोन्स विकसित हो शुरू होते हैं शरीर में बनना, उसी वक्त से आपको पोर्नोग्राफी की खुराक मिल रही है समाज को बड़े पैमाने पर। तो उसके बाद क्या होगा? अब पोर्नोग्राफी में तो सब बनावटी बातें हैं सारी की सारी। लोगों के जज्बा, लोगों की जो कामोत्तेजनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको भड़काने के लिए बनावटी बातें की जा रही हैं। समाज में तो उस तरीके से सेक्स उपलब्ध नहीं है, सही बात है, रिश्ते उपलब्ध नहीं है, तो सारी चीजें फिर क्या होगा? मतलब जो है, आप फोटोग्राफी देखेगा बंदा, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा और उसमें से कुछ लोग क्राइम की, अपराध की हद तक चले जाएंगे। मैं दिल्ली में रहने के लिए आया 80 के दशक की शुरुआत में। अपराध तो हमेशा ही से होते थे, लेकिन जो सेक्स क्राइम है ये बिल्कुल ताजी घटना है। मेरा मानना ये है कि ये जो नेट, उसके बाद आप जियो पे पैसा लग रहा है। पहले फ्री देके लोगों को अपना वो बनाया, आदत डाली, और उसके बाद में अब सब लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है बहुत ही भयानक है। अब एक व्यक्ति जो है अब शादी कर रहा है, शादी में पता चला 5,000 करोड़ रुपए उसने खर्च कर दिए। दूसरी तरफ हालत यह है कि यहाँ पे दिल्ली में गांव से आए हुए लोग एक एक छोटे कमरे में 7-7 लोग रह रहे हैं। जो आपकी अपार्टमेंट के आगे दिल्ली में जो डंडा लिए हुए खड़ा हुआ है, जो, और उसको एक नीले रंग की ड्रेस पहना दी जाती है जिसमें वो अजीब सा जोकर लगता है, ना वो सिक्योरिटी का लगता है, कोई बेचारा नीले, बिल्कुल सहमा हुआ, डरा हुआ, उसको कोई भी डांट दे तो वो घबरा जाएगा। उस आदमी से उम्मीद की जा रही है कि सुरक्षा देगा वो आपको। डंडा लेके खड़ा हुआ है, वो 6 लोग वहां एक साथ रहते हैं, एक अपार्टमेंट में, गर्मी में, उमस में, उसी में ठुसा रहता है, और एक तरफ 5,000 करोड़ रुपए एक शादी में खर्च हो रहे हैं। शादी का 6 महीने तक शादी का कार्यक्रम चल रहा है उसका। अब ये सब जो देश में हो रहा है, सारा मीडिया भी जो जहां शादी हो रही है उसको बल्ले बल्ले कर रहा है। मीडिया में तरक्की है, जिसके पास पैसा है वो पैसा अपना खर्च करेगा, आप उसको पैसा खर्च करने से कैसे रोक सकते हैं? तो ये सब जो हो रहा है, और मोदी जी वहां जा रहे हैं। वो तो अगर देखिए, मैं तो अगर मोदी जी को 300 से ज्यादा सीटें मिल जाती तो वहां पे वो कैसे जाते इसकी कल्पना कीजिए आप। तब फिर वहां पे वो जाते तो फिर बाकायदा वो बैठ जाते, उनकी भगवान की तरह बाकायदा पूजा होती, आरती होती, उसी तरीके से सब होता। नॉन बायोलॉजिकल बन जाते उस वक्त, वो नॉन बायोलॉजिकल बन जाते, और उस तरीके से उनकी अगवानी होती वहां पे। वहां पहले से एक साधुओं का दल, पुरोहितों का दल तैयार होता, मंत्रोच्चार करता हुआ, धुआं बत्ती करता हुआ उनके इर्द गिर्द। वो काफी देर तक वो कर्मकांड होता, क्योंकि ईश्वर आ जाता, देवता आ गया वहां पे, विष्णु के अवतार आ गए हैं, कोई प्रधानमंत्री तो ना आए हैं। ये तो वोटरों ने उनको नॉन बायोलॉजिकल नहीं बनने दिया, इसलिए वोटरों से काफी नाराज भी हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहां तक आपने बात करी सामान्य आदमी के जीवन की, आज खबर ही छपी है कि 1 दर्जन से ज्यादा दवाएं प्रतिबंधित की गई हैं। शायद उसमें पैरासीटामोल को मोल का नाम भी याद है। पैरासीटामोल कई देशों में प्रतिबंधित है। ऐसी कई दवाएं हैं जो दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन भारत में बिक रही होती हैं। मैंने कई खबर पढ़ी कि ये 1 दर्जन दवाएं के सैंपल फेल पाए गए, आंखों में डालने वाले ड्रॉप खराब पाए गए, लीवर की दवाएं खराब पाई गई, लेकिन वो कंपनियां 2-3 महीने में फिर ब्लैक लिस्टेड से बाहर हो जाती हैं। सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि आप आंख में दवा डाल रहे हो, सैंपल फेल है, मतलब वो दवा खतरनाक है आंख के लिए। लीवर की दवा खा रहे हैं, लीवर खतरनाक है। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में बंद है, हमारे यहाँ बिक रही है। कभी हम इसे विचार ही नहीं करते। सरकार विचार करेगी तिरुपति के लड्डू में क्या मिल गया, इस पर राष्ट्रीय बहस हो रही है कि तिरुपति के लड्डू गड़बड़ कैसे हो गए। लेकिन जो दवा आम आदमी, पैरासीटामोल, बुखार आया तुरंत पैरासीटामोल खा रहा है, तुरंत कोई ऐसी दवा खा रहा है जो प्रतिबंधित है, सस्ती थी, 2 रुपए की दवा खा ली उसने, उस पर बात नहीं हो रही है। तिरुपति के लड्डुओं पे बहस हो रही है। तो क्या हिंदुस्तान में आम आदमी का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है इस पे? अवय जी, देखिए, सरकार, आप बिल्कुल जो बात कह रहे हैं, आपकी उंगलियां सही जगह रखी हुई हैं। सरकार और मीडिया का जो कमर्शियल मीडिया है, ये दोनों मिलके एकम एक हो गए। सरकार ने पूरा मीडिया स्पेस कैप्चर कर रखा है पिछले 10 साल से, और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी वो उस सरकार मीडिया को शिकंजे से छुड़ाने में नाकाम रहे हैं। मीडिया बिल्कुल वही कर रहा है। जैसे ही कोई घटना होती है, सरकार फौरन एक ट्रिगर पॉइंट तलाशनी शुरू करती है, इस कि किसी तरीके से कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट मिल जाए जिससे अपोजिशन के हाथ से, विपक्ष के हाथ से नैरेटिव छीना जा सके।
और हिंदू एकता कायम की जा सके, अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैलाई जा सके। पहले बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हुए तो उसमें मीडिया के जरिए सरकार ने ट्रिगर पॉइंट न केवल तलाशना चाहा बल्कि ट्रिगर पॉइंट क्रिएट करना चाहा, ट्रिगर पॉइंट तैयार करना चाहा। फिर अब लड्डुओं के मामले में ईसाई विरोधी ट्रिगर पॉइंट बनाने की कोशिश आंध्र प्रदेश में भी की जा रही है और यहाँ भी की जा रही है। ये जो पूरी स्थिति है इसमें इस बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता कि स्वास्थ्य का मामला जो है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए, सारी दुनिया में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारें विशेष रूप से ध्यान देती हैं। वही सरकार लोकप्रिय और अच्छी मानी जाती है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 चीजों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे। सड़कें बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, पुलियां बनवाए, ये सब काम करे और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे। स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब स्वास्थ्य पे आप ध्यान, उसके लिए आपको पूरा जो औषध व्यापार है, जो दवाएं बनाने का फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, इस बिजनेस को आपको एक खास तरीके से रेगुलेट करना होगा। और सारी दुनिया में दूसरी जगहों पे उसको रेगुलेट किया भी जाता है। वो बहुत शक्तिशाली है। देखिए, वो उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। अगर सरकार उसके सामने एक बार झुक गई तो वो सरकार से जो मन में आएगा वो करवाएगा। हिंदुस्तान में क्या है कि मेरे बचपन में मेरे शहर के अंदर बहुत कम दवा की दुकानें होती थी। पता नहीं लोग उस वक्त इतना कम बीमार क्यों होते थे। आज स्थिति यह है कि हर कदम पे एक दवा की दुकान है। दवा की दुकान एक मुख्य बिजनेस बन चुका है और हर दूसरी तीसरी दुकान थोक विक्रेता है दवा की। वो किसी न किसी एजेंसी, कोई न कोई, मैं एक छोटे से इटावा शहर की बात कर रहा हूँ, वहां पे ये हालत है। और कोई भी व्यक्ति कोई भी दवा खरीद सकता है जाकर, उसके लिए कोई डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं है। विदेशों में आप डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा नहीं खरीद सकते। आपको बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उस प्रिस्क्रिप्शन को दिखा के ही आपको दवा दी जाएगी। हिंदुस्तान में एंटीबायोटिक डॉक्टर लोग बहुत खिलाते हैं। जरा सी बात पे हैवी एंटीबायोटिक दिए जाते हैं और उस डॉक्टर को बड़ी अजीब निगाह से देखा जाता है जो एंटीबायोटिक नहीं लिख रहा है। मरीज भी सोचता है कि भाई अरे इसने तो कुछ लिखा ही नहीं। आपको याद होगा आनंद फिल्म बनाई थी ऋषिकेश मुखर्जी ने, तो उसमें एक सज्जन जाते हैं अमिताभ बच्चन के पास। अमिताभ बच्चन डॉक्टर बना था उसके अंदर, तो अमिताभ बच्चन उसको कहता है कि ये आप गार्गिल वगैरह कर लीजिए और सब भाप आप ले लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो वो बहुत उसको बुरा, असित सेन थे शायद वो मरीज, असित सेन ने रोल किया था वो। वैसे कहते हैं आपने दवाई नहीं लिखी, कोई दवाई नहीं दी। तो रमेश देव जो दूसरे डॉक्टर वो कहते हैं अरे इसको 2-3 लाल पीली नीली गोलियां लिख देते, इसको तो बड़ा खुश होकर जाता है यहाँ से। तो ये स्थिति है। मरीज भी इस बात के अभ्यस्त हो गए हैं कि उनको दवाओं के हैवी डोज, भारी खुराकें दी जाए। डॉक्टर भी इस बात के अभ्यस्त हो गए हैं, उनका भी यही चलता है। आप पूरा कितना बड़ा स्कैंडल है। आप किसी बड़े अस्पताल में डॉक्टर के पास जाइए, अब आप पता लगाइए जिस अस्पताल में हम गए हैं वो कितने बेड का अस्पताल है। मान लीजिए वो 1000 बेड का अस्पताल है। अब प्रश्न इस बात का है कि 1000 बेड में प्रति बेड क्या लागत आई है वहां पर। ये बात आपने जो सवाल पूछा तो मुझे एक बड़े डॉक्टर से मेरी एक बार बात हुई थी, वो याद आ गई। प्रति बेड क्या लागत आई है? प्रति बेड क्या 10 लाख रुपए लागत है बनाने में अस्पताल को, या प्रति बेड 1 लाख रुपए लागत है, या 2 लाख रुपए लागत है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश में 5 स्टार अस्पतालों की जरूरत है? 5 स्टार अस्पतालों की चेन की जरूरत है इस देश में, या इस देश में ऐसे सस्ते अस्पतालों की जरूरत है जहां सारी बुनियादी सुविधाएं होंगी लेकिन उनके बनने की लागत कम होगी? बनने की लागत कम होगी तो मरीज को वहां पर सस्ता इलाज प्राप्त होगा। इसके बाद में जो सरकार के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तकरीबन पूरे देश में डिफंक्ट पड़े हुए हैं। एक जमाना ये था जब छोटे छोटे गांवों के अंदर, कस्बों के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ करते थे सरकार के, बड़े पैमाने पर समाज के लोग जाकर वहां पर अपना इलाज कराते थे। आज वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तकरीबन खत्म हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं, उनमें पानी टपक रहा है, उनके जो शौचालय हैं वो बदबू दे रहे हैं, उनकी सफाई नहीं होती है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं, वहाँ कंपाउंडर ही सब लोगों का इलाज कर देता है। ये बुरी हालत है वहां पे बरसों पहले एक बेड खरीदा गया है, उस बेड में जंग लग चुकी है, उसके पहिए टूट चुके हैं और उसी पे मरीज लेटा हुआ है टूटे फूटे बेड पर। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको ठीक नहीं किया जा रहा है और 5 सितारा बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं। सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है। और सरकार का मॉडल क्या है? टुकड़ा फेंको, लाभार्थी बनाओ। हम आपको, अब देखिए सरकार ने कहा कि पहले अखबारों में खबर आई कि जो 70 साल या उससे ऊपर के लोग होंगे
वो आयुष्मान, प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना है, उसको 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। जब उसके डिटेल्स देखे पता चला कि अगर एक घर में 2 70 साल के हैं तो एक ही को मिलेगा, दूसरे को उसी में इलाज कराना पड़ेगा, उसी रकम में अपना इलाज कराना पड़ेगा। तो सारा का सारा मामला जो है ऐसा है, सिर्फ भरोसा नहीं होता इन लोगों के ऊपर। सबसे बड़ी स्थिति यह है कि हमारी सरकारें सुशासन दे पाने में नाकाम है और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको मुहैया नहीं कर पा रही हैं, बड़ी बड़ी डींगे मार रही हैं। एक बड़े बड़े मोदी जी फार्मूले, एक फार्मूला उन्हें बहुत प्रिय है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज। कहाँ स्मार्ट विलेज है, कहाँ स्मार्ट सिटी है, हम लोग सब ढूंढते रह जाएंगे, सारा जीवन गुजर जाएगा, ना स्मार्ट सिटी मिलेगा ना स्मार्ट विलेज मिलेगा। आप गुड़गांव ऐसी जगह में जिसको भारत का अत्याधुनिक क्षेत्र कहा जाता था, वहां की छत पे बैठे हुए हैं आप, फिर भी आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है। ये इस बात का सबसे, मुझे अपने घर में आपसे बातचीत हो सके उसके लिए नेटवर्क के लिए बूस्टर लगाने पड़े हैं, तब कहीं जाके आपसे ठीक से बातचीत हो पा रही है। बात हो पा रही है। मैं एक चीज और बताऊं अभय जी आपको, मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, महीने में 10-12 दिन लखनऊ में रहता हूँ, बाकी तो घूमते ही रहता हूँ। एक उत्तर प्रदेश में क्या, मुझे लगता है पूरे देश भर में जो नकली दवाएं हैं, जो नशीली दवाएं हैं, उनका कारोबार बहुत बढ़ गया है। खांसी के सिरप अलग अलग नाम से आ रहे हैं। नौजवान आया, उसने 10 रुपए का सिरप खरीदा, खोला, पूरा पी गया, और फिर 3-4 घंटे बाद वो शराब का काम कर रहा है। कुछ सिरप जो चोटों पे लग जाते हैं वो ब्रेड पे लगा रहा है, पूरा सिरप खा ले रहा है। कुछ दवाएं आ रही हैं नशीली जो प्रतिबंधित हैं, करोड़ों रुपए की दवाएं उत्तर प्रदेश में नशीली का बेची जा रही हैं, लाखों करोड़ रुपए महीना घूस ली जा रही है। जिले जिले में मेडिकल स्टोर पे वो नशीली दवाएं बेची जा रही है उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि मैं कश्मीर में गया, वहां के लोगों ने एक बड़ी समस्या बताई कि ड्रग्स बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहरों में दवाओं के जरिए भी नशे का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया गया है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान नहीं है कि नशा बढ़ रहा है दवाओं के माध्यम से। आप बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं और सही बात कह रहे हैं। ये केवल पंजाबी उड़ता पंजाब नहीं है, उत्तर प्रदेश भी उड़ता उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। उड़ता पंजाब फिल्म आपने देखी होगी, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, आलिया भट्ट ने और शानदार एक्टिंग की थी उसके अंदर, वो हॉकी की प्लेयर बनी थी। आप अब ये उत्तर प्रदेश भी उड़ता उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। मुझे याद पड़ता है शायद 80 के दशक की बात थी, जबकि उत्तराखंड में एक शराब विरोधी आंदोलन चला था। हाँ। तो शराब विरोधी आंदोलन में जो सुरा होती है, यानी जो आयुर्वेदिक दवा होती है, पूरी बोतल में भर के सुरा होती थी, लोग उसको पी के नशा करते थे। तो न केवल शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने और लोगों ने आंदोलन किया था, बल्कि वो सुरा जो होती थी उसकी बिक्री के खिलाफ भी आंदोलन किया था। अब ये जिन सिरप वगैरह की आप याद कर रहे हैं, तो मुझे वही आंदोलन पूरा याद आ गया। बहुत बड़ा आंदोलन था, कई महीने चला था। हमारे कई मित्र उसके अंदर, मित्रों ने बड़ा उसमें पैदल दिन रात पहाड़ों के ऊपर पैदल चलते थे, और उस आंदोलन की बड़ी यादें हैं, उसके बारे में काफी कुछ लिखा भी गया था उस वक्त। अब तो खैर इस तरह के आंदोलन ही चलना बंद हो गए। उत्तराखंड चिपको आंदोलन और ये शराब विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता है। इसका सीधा मतलब निकलता है इस बात का कि उत्तर प्रदेश एक नशा विरोधी आंदोलन की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में नागरिक समाज की तरफ से एक नशा विरोधी आंदोलन की दागबेल डाली जानी चाहिए, उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। और ये विपक्षी पार्टियों को तो खुद ऐसे आंदोलन विपक्षी दलों, चुनाव लड़ने वाले विपक्षी दलों को नहीं चलाने चाहिए, उनकी मदद चाहिए उसके पीछे। उनको चाहिए कि नागरिकों के एक संगठन बनाए, ऐसे एक नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक नागरिकों का संगठन बनाए, और वो इस नशा मुक्ति अभियान को अपना नारा बनाए, इसका एक घोषणा पत्र लिखे, और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा आंदोलन हो। जाहिर है कि आंदोलन मौजूदा सरकार की आलोचना करेगा, उसके खिलाफ होगा, लेकिन यही आंदोलन इस सवाल के ऊपर सरकारों को कटघरे में खड़ा कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। जब योगी जी बने थे तो मुझे तो पर्सनली लगता था कि मैं किसी भी मॉल में जाऊंगा तो पहली दुकान जो दिखेगी उस पर देखा होगा कि यहाँ पे गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दूध से बना हुआ घी। मुझे लगा और आगे होगा तो गौमूत्र भी मिलेगा वहां पे, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के किसी मॉल में गाय का दूध, गाय का घी, गौमूत्र ऐसी कोई जगह नहीं जाना है। बल्कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पहली बार मॉल में शराब की दुकानें खुलवा दी। जितनी आबकारी विभाग का बढ़ोतरी हुआ योगी सरकार में वो है। तो होता ही है कि कहने की बातें अलग होती हैं, करने की अलग होती हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आज आपने इतनी सार्थक चर्चा। और अभी अखिलेश जी ने एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर डाली थी, एक तरफ अखिलेश जी की तस्वीर थी, उसमें योगी जी की तस्वीर थी। उस तस्वीर के नीचे पता नहीं किसने डाली थी, उसमें नीचे इसमें देखिए उसमें माफिया कौन है।
कौन लग कौन रहा लग रहा था? है माफिया इसमें। गुस्से तो मैं वाली केवल फुटेज है ये तो। उसपे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप टिप्पणी करें, उस तस्वीर के जिक्र के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त कर सकते हैं। देखिए, अभी मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि हाँ, लोग एक कमेंट करते हैं, वो लोग कमेंट करते हैं, इनका क्या है? इनका तो परिवार ही नहीं है। मोदी जी का हुँ, क्या है? परिवार ही नहीं है, बीवी-बच्चे नहीं है। हुँ, योगी जी का क्या है? परिवार ही नहीं है, बच्चे नहीं है। मैंने हुँ, ये दर्द महसूस किया कोरोना में। जब हुँ, कोरोना में अस्पताल नहीं मिल रहे थे और हकीकत ये थी कि लाशें जलाने की जगह नहीं मिल रही थी। हुँ, मैंने कम से कम 10-20 लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे हुँ, विदेश में थे, अमेरिका में थे, लंदन में थे। वो 5-5, 10-10 लाख रुपए देने को तैयार थे कि मेरे पिता मर गए, मेरी माँ मर गई, इनकी लाश जलवा दीजिए। इस बात के लिए लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए देने को तैयार थे कि मैं आ हुँ, नहीं सकता, फ्लाइट बंद है, मेरी माँ को, मेरे पिता को हुँ, एक चिता जलाने की जगह मिल जाए। मेरे सगे बहन हुई, सगी हुँ, बहन के हस्बैंड कोरोना में डेथ हो गई। मुझे मुझे मैं जानता हूँ मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। सो सहारनपुर में रहते थे कि मेरे बहनोई मेरे जीजा जी को एक जगह पे जला दिया जाए, क्योंकि संसाधन बंद थे। तब लोगों ने एक लाइन कही कि ये लोग क्या जाने जिनके परिवार नहीं है। परिवार का दर्द होना भी राजनेता के लिए ज़रूरी है, संवेदनाएँ आती हैं उससे। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर संवेदनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बहुत आप तटस्थ हो जा के होने की बात करते हैं, आप क्रूर होने की बात करते हैं, ये तभी आता है जब आपके अंदर परिवार नहीं होता, रिश्तेदार नहीं होते। दोस्त हों, रिश्तेदार हों, परिवार हों, ये आपके अंदर मानवता, करुणा पैदा करते हैं। शायद वो मैं चेहरे जो सहमत 2 हूँ हैं। आपकी बात। मैं सहमत हूँ, अमेरिका में वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता राष्ट्रपति का, जो फैमिली वैल्यूज में यकीन नहीं करता और फैमिली वैल्यूज को प्रोत्साहित नहीं करता समाज में। हाँ, बराक ओबामा को तो देखिए कितने बढ़िया हाँ, हमेशा बराक अपनी ओबामा वाइफ सब के लोग, आप देखिए हाँ, राष्ट्रपति के साथ उसकी पत्नी का खड़ा होना और उसके बच्चों का खड़ा होना अनिवार्य है। बच्चे छोटे हों और अनिवार्य बड़े हों, वो सब एक हाँ, परिवार के तौर पे समाज के सामने पेश होते हैं। फिर अमेरिकी वोटरों का समाज तय करता है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और ठीक है, मेरा तो मानना ये है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो उसको 4 महीने, 6 महीने में परिवार के संग 1 वीक के लिए छुट्टी पे भी जाना चाहिए, छुट्टी पे क्यों भी नहीं? रहना चाहिए। क्यों आप नहीं? हम हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री कभी छुट्टी नहीं लेता, वो 365 दिन काम करता है। तो ऐसा आदमी जड़ हो जाएगा, अगर काम करते तो क्या झूठ है। पता नहीं कितने ये हो भी एक तरह की झूठ है। देखा जाएगा। गया है कुछ नहीं, बिल्कुल झूठ है ठीक है, ये। ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आज बहुत अच्छी आज हम बातचीत लोगों ने हुई। गैर राजनीतिक मसलों पे बातचीत की, बहुत अच्छा है। इसको हम लोगों ने बीच-बीच में इस तरह करना चाहिए। जी, जी। थैंक कभी-कभी यू। हम लोग फिल्मों के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करेंगे। आज हाँ, हमने एक कुछ रिपोर्ट देखी ऐसी थी, आज वायर किया कुछ है। दिलचस्प बिल्कुल, फ़िल्में आएँ, उनको देख के उनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। मेरा मन बिल्कुल करता ठीक है है। इन बातों पे बात करने का। हाँ, नहीं बिल्कुल परंपरा से हट के भी कभी-कभी बातें होनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी और मुझको यकीन है ये बातचीत आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।